दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन लिस्ट एनी 4 एरिया वेयर दे कैन बी यूज्ड। तो आपको बताना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं और इनके 4 ऐसे एरिया बताने हैं जहां पर इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की। ट्रांसजेनिक एनिमल आर द एनिमल्स इन विच फॉरेन जीन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें कि ट्रांस जीन यानी कि फॉरेन जीन पाया जाता है। फॉरेन जीन कहने का मतलब कि ऐसे जीन जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो अच्छे क्वालिटी कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अच्छे होते हैं और जिस एनिमल में हम उसे इंसर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को वो इम्प्रूव करता है। ट्रांसजेनिक रैट्स, पिग्स, काउस, रैबिट्स, शिप एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस। ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में ट्रांसजेनिक चूहे, ट्रांसजेनिक सुअर, ट्रांसजेनिक गाय, ट्रांसजेनिक खरगोश, ट्रांसजेनिक भेड़, ट्रांसजेनिक मछलियाँ, ये सभी प्रोड्यूस की गई हैं। हाउएवर मोर देन 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। और आपको बता दें कि लगभग 95% ट्रांसजेनिक एनिमल में चूहे हैं। 4 एरिया इन विच ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूटिलाइज्ड आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हम 4 ऐसे एरिया के बारे में बात करेंगे जहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में यूज़ किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल को, जैसे कि अगर हम फॉर्मेशन करना है इंसुलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन्स या फिर अदर कोई हार्मोन्स है, तो ये सभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब इन हार्मोन्स का किसी भी ह्यूमन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, उसको टेस्ट करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में इसको इंसर्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर। और जब ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर जब हमें इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलता है तब हम इसका यूज़ करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला जो है वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। अगला है स्टडी ऑफ डिजीज़। तो कई सारे डिजीज़ हैं, ठीक है, जिसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद उस डिज़ीज़ के प्रोग्रेस, ठीक है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल पर। जैसे बहुत सारे डिजीज़ हैं, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, आर्थराइटिस है। तो ऐसे रोगों के उपचार के लिए, ठीक है, ऐसे रोगों को स्टडी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं वो भी ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे एक ट्रांसजेनिक काऊ का नाम हम जानते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी आपको बताया था कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल रोज़ी है जो कि एक काऊ है और इसकी ये क्वालिटी है कि ये प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस करता है और इसके मिल्क में लगभग 2.4 ग्राम अल्फ़ा लैक्टोबैलियम पर लीटर पाया जाता है। दिस मिल्क इज़ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर बेबीज़ देन नॉर्मल काऊ मिल्क, यानी कि ये जो दूध है ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जो नॉर्मल काऊ के दूध है उसकी अपेक्षा। चलते हैं फोर्थ एरिया जहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। तो फोर्थ एरिया है वैक्सीन सेफ्टी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों में या फिर बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो कि हम लेते हैं, ठीक। तो ये जो वैक्सीन है ये बनते ही डायरेक्ट हमें नहीं दिया जाता, पहले इस पर ढेर सारे रिसर्च होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सभी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वैक्सीन के कि वो कारगर है या फिर नहीं है, ये सभी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल पर। जैसे अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक माइस जो हैं, जो ट्रांसजेनिक चूहे हैं, सबसे अधिक जो एक्सपेरिमेंट होता है इन ट्रांसजेनिक चूहों पर होता है। और आपको बता दें कि पोलियो वैक्सीन का भी जो एक्सपेरिमेंट है वह ट्रांसजेनिक चूहों पर किया गया
था। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है और डिटेल में बनाया हुआ है, तो आप सभी चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं। एंजाइम के बारे में बताया गया है, एंजाइम आर प्रोटीनियस मॉलिक्यूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एसिलरेट करते हैं हमारे शरीर की मेटाबॉलिक और केमिकल रिएक्शन को। और बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिक, बायोलॉजिकल या केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि डीएनए को काटने के लिए या फिर डीएनए को जोड़ने के लिए या फिर डीएनए की ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये एंजाइम दो डीएनए को जोड़ने के काम आता है। तो जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा और क्लोनिंग वेक्टर है, तो इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डीएनए लाइगेज। उसके बाद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है, इसलिए इसे हम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसे हम विज्ञान जगत की कैंची भी कहते हैं, क्योंकि इस एंजाइम का यूज़ डीएनए को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी डीएनए को कट करता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैंने बताया हुआ है वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद है टर्मिनल ट्रांसफरेज, तो ये क्या कहता है, दिस एंजाइम कन्वर्ट ब्लंट एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू स्टिकी एंड, यानी कि यह डीएनए के ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में बदल देता है। तो ब्लंट एंड क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियस एंजाइम, दिस एंजाइम इनिशिएट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑन द डीएनए स्ट्रैंड एंड जनरेट 3' OH ग्रुप इंटू 5' फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को डीएनए पे, जिससे कि डीएनए पर 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 3' फॉस्फेट ग्रुप बनता है। इसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, नए डीएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उनके गैप को भी फिल करता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज के। इसके बाद है एल्कलाइन फास्फेटेज, इट हेल्प रिमूव द टर्मिनल फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5' इंड। यह क्या कहता है, डीएनए के जो 5' इंड पर फास्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करता है। तो ये कुछ एंजाइम है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताना है और इसके कुछ एग्जाम्पल बताने हैं। तो अगर आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं ये एक बहुत ही छोटे यानी कि टीनी जीनोम होते हैं, जिनमें कि हम फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके थ्रू हम जो फॉरेन जीन है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाते हैं, ठीक। अब क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैगमिड, बैक्टीरियोफेज, बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला जो पॉइंट है वेक्टर से रिलेटेड, ए वेक्टर इज़ ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी ए फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट सेल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक फॉरेन डीएनए कैरी करने वाले डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं और ये क्या कहते हैं कि फॉरेन डीएनए की ढेर सारी कॉपी बनाते हैं। यहाँ पर बात आती है कि हम ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए क्यों वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से यह अपने आप ही डीएनए का रिप्लिकेशन करके उसकी दूसरी कॉपी बना देते हैं। These vector have aided into study of DNA molecule structure,
यानी कि जो वेक्टर होते हैं, एक तरह से किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हम यूज़ करते हैं। ए प्लाज्मिड फ्रॉम ए बैक्टीरिया, ए सेल फ्रॉम ए हायर क्रिएचर्स और डीएनए फ्रॉम ए वायरस कैन ऑल बी यूज्ड एज ए वेक्टर। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हमें मिलता है प्लाज्मिड, या फिर कुछ वायरस हैं जिनसे हमें डीएनए मिलता है। इसके अलावा कुछ ईस्ट हैं या यूकैरियोटिक सेल हैं, उनसे भी हमें वेक्टर मिलते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है जिससे कि हम वेक्टर को प्राप्त कर सकते हैं। द टारगेट डीएनए इज लाइगेटेड बाय डीएनए लाइगेज एंड पुट इनटू वेक्टर स्पेसिफाइड लोकेशन। तो हमारे पास जो टारगेट डीएनए यानी कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर के स्पेसिफिक पॉइंट पर जोड़ देते हैं डीएनए लाइगेज के थ्रू, और उस पॉइंट पे जोड़ते ही हमें डीएनए की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ढेर सारी कॉपी मिलने लगती है। आफ्टर दैट द वेक्टर इज़ कन्वर्टेड इनटू द होस्ट सेल एंड रिप्लिकेटेड। तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके ढेर सारी कॉपी मिलती है जिसे हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जो सेशन था वो समाप्त होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।